कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। बहुत बढ़िया। सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, है ना। कुछ इस प्रकार का ओनियन पिंस का जो है स्ट्रक्चर था, है ना। ओनियन पिंस का कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर था। और सबसे पहले कब डिस्कवर किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, है ना, सबसे पहले। उसके बाद सबसे फर्स्ट पेज पे ही है, फर्स्ट पेज पे, सबसे फर्स्ट पेज पे। और किसकी हेल्प से? कॉर्क की हेल्प से, है ना। कॉर्क का मतलब क्या है? हाँ, कॉर्क का मतलब क्या है? पेड़ की छाल। पेड़ की छाल, है ना। तो उसका एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, मैग्नीफाइंग ग्लास से इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था। फिर लगभग 200-150 साल बाद उन्होंने अपना खुद का मैग्नीफाइंग वो माइक्रोस्कोप बनाया, खुद का ही, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एज अ एविडेंस, पहले तो उन्होंने रफली कह दिया कि हाँ, ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल एंड टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड सेल। उन्होंने उसका नाम दे दिया सेल। बट लास्ट में उन्होंने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। किसके? माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने प्रूव किया कि ये जो छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, उन्होंने उसको क्या कह दिया? सेल्स। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल्स से, कोशिकाओं से बने होते हैं। और हर सेल्स, हर ऑर्गेनिज्म के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं विच इज फाउंड इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। 3 कॉमन पार्ट्स हैं जो सभी लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। पहला पार्ट क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। पहला क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा झिल्ली। झिल्ली, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाद आता है सेल, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, ठीक है। और लास्ट है न्यूक्लियस। केंद्र, हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है। अब मैं इसी में से दिखा देता हूँ कि ये तीनों पार्ट्स कहाँ कहाँ है, ठीक है। ये एक सेल है। सेल का जितना भी सेंट्रल पार्ट है, ये किसी भी चीज़ का जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब ही होता है क्या? केंद्र, न्यूक्लियर, ठीक है। अब इसके जो आउटर मोस्ट, ये जो यहाँ पर ये पोर्शन है, ये थोड़ा जेली टाइप का होता है, इसमें फ्लू टाइप। इधर आके सामने आते कोई दिक्कत नहीं, गर्दन ढीली हो जाएगी, दर्द करने लगेगा। यहाँ आ जाए, सामने आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जो इसके चारों तरफ है ना, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक। तो ये जो लिक्विड पार्ट है इसको क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म, हिंदी में कोशिका द्रव्य। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये जितने भी साइटोप्लाज्म होते हैं ना, इसी में छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसको हम ऑर्गेनेल्स और हिंदी में बोलते हैं कोशिका अंगक। क्या कहते हैं? अंगक, सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है। और न्यूक्लियस पढ़ लिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स वर्ड का मतलब ही क्या होता है? झिल्ली वर्ड का मतलब ही क्या होता है? जो किसी को कवर करता हो, प्रोटेक्ट करता हो, है ना। हमारे बॉडी को कौन सी चीज़ें प्रोटेक्ट कर रही है? हड्डियों को कौन प्रोटेक्ट कर रही है? छोटे छोटे स्किन सेल्स, है ना, मतलब स्किन प्रोटेक्ट कर रही है ना। और वो भी सबसे बाहर वाली स्किन, है ना, बाहर वाली स्किन अंदर वाली स्किन को प्रोटेक्ट कर रही है।
है ना। इसलिए जब देखते हैं हम कि हमारा जब कभी हैवी कट लग जाता है, कहीं पर मांस कट गया, तो देखते हो अंदर का स्किन कितना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, कितना ज़्यादा वाइटिश होता है, और बाहर का कितना डार्क होता है। क्यों होता है डार्क? क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इतनी ज़्यादा हीट के कारण वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डेड होने लगता है ना, जिसकी वजह से उसका कलर डार्क हो जाता है। ठीक है, तो 3 कॉमन पार्ट समझ गए, प्लाज्मा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और प्लाज्मा जेली। ये पढ़ते पढ़ते आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली। आपसे पूछा जाता है कि क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स? आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि क्या पढ़ाया था कि क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं। हिंदी में भी क्रोमोसोम ही है। क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स? केंद्रक। हाँ, क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। ठीक है, केंद्रक में। ठीक है, अब न्यूक्लियस में इतने ज़्यादा ये छोटे होते हैं ना, क्रोमोसोम्स को देखना बड़ा मुश्किल होता है। ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं, जो लेबोरेटरीज में होते हैं ना नॉर्मल माइक्रोस्कोप, जिसमें हम लोग प्याज की झिल्लियाँ में दिखा देते हैं, उस पर नहीं देख सकते हम क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स आर अ वेरी वेरी टिनी पार्टिकल, बहुत ही पार्टिकल नहीं, वेरी वेरी टिनी सेल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, है ना। मिलियंस कभी नहीं, बिलियंस में होते हैं। इनकी संख्या होती है हमारी बॉडी में 23 पेयर्स में होते हैं। हमारी बॉडी में कितने जोड़े होते हैं इसकी बॉडी में हमारे? 23। कितने पेयर्स होते हैं? 23। अच्छा, 10th वाले बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा था कितने पेयर सेम होते हैं मेल और फीमेल्स में? क्रोमोसोम्स कितने सेम होते हैं, याद है कुछ? ये तो वेल एक्सपीरियंस बच्चा है, तो ये तो बताना चाहिए पहले ही। नहीं याद है? 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम इन अ मेल और फीमेल। 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं। ठीक है, और एक क्रोमोसोम जो है XX क्रोमोसोम जो है 22 तक, वो दोनों में सेम होते हैं, मेल और फीमेल। भैया कॉल आ रहा है। ठीक है, कितने पेयर सेम होते हैं? 22 आर सेम इन ईच, दोनों में सेम होते हैं। अब जो ये तीसरा पेयर है ना, सॉरी, एक जो पेयर बचा है, 1 पेयर, इसी को कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेटर। मेल या फीमेल होगा वो कौन बताता है? लास्ट वाला पेयर ऑफ क्रोमोसोम से जो बताता है कि द बेबी विल बी गर्ल और बॉय। कौन सा वाला बताएगा? लास्ट क्रोमोसोम जो डिफरेंट होता है, जिसका नाम है वाई क्रोमोसोम। ठीक है, 10th में आप लोग पढ़ोगे इस साल, इनको तो मैंने एडवांस में पढ़ा दिया, अगले साल ये लोग आग लगा देंगे। तो कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 22 आर सेम इन मेल और फीमेल, है ना। 22 क्रोमोसोम्स मेल, महिला और पुरुष में सेम होते हैं। एक अलग होता है जिसको हम लिंग निर्धारक कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेटर कहते हैं। क्लियर है? 10th वाले भी याद है? क्लियर है? तो क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम्स में क्या पाया जाता है? डीएनए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, याद है बच्चों को। क्या पाया जाता है? डीएनए। कोई नहीं बताएगा इसकी फुल फॉर्म, लड़कों को छोड़ के, क्योंकि उनकी डेफिनेशन कुछ अलग ही हो जाती है। क्या है इसकी फुल फॉर्म, बताइए? डीऑक्सी रेहान बताया, क्या आपको पता है? डैडी, हाँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वो देखो कॉमेडी चल सकती है ना, बट हमें ओरिजिनल में पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है इसकी फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
इसी से एक और इसकी मतलब का पार्ट बन जाता है जिसका नाम है RNA, जिसकी फुल फॉर्म है ये राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RNA? राइबो न्यूक्लिक एसिड। हिंदी इंग्लिश सब ऐसे चिपका दो, राइबो को ऐसे ही लिख दो, राइबो न्यूक्लिक जैसे भी, ठीक ऐसे लिख दो, क्योंकि नाम हमेशा हिंदी इंग्लिश सेम ही होता है। राहुल हिंदी में भी वही आएगा, इंग्लिश में भी वही आएगा, ठीक है। नेम हमेशा इंग्लिश में आएगा। तो DNA, व्हाट इज DNA? DNA है क्या? अब एक लास्ट चीज बताऊंगा, कहना भैया पता नहीं क्या क्या आते जा रहा है। इसकी फंक्शनल यूनिट है DNA। DNA की फंक्शनल यूनिट है जीन। क्या है? इसका हिंदी इंग्लिश सब एक ही है। अब इससे ज्यादा डीप नहीं जाना। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की जो पाया जाता है DNA की फंक्शनल यूनिट है जीन। अब हम इनके काम पढ़ लेते हैं। क्रोमोसोम का काम बस यही है कि भैया ये हेल्प करता है आपकी कि लड़का होगा या लड़की होगा, उसका मतलब कि उसके डिटर्मिनेशन में ये काम आता है, ठीक है। RNA क्या काम है, सॉरी DNA का क्या काम होता है? कॉपी करना, क्लोन बनाना। आपके फोन में एप्लीकेशन की क्लोनिंग हो जाती है ना, फेसबुक का एक और पोर्शन बन जाएगा, व्हाट्सएप का एक और क्लोन बन जाता है। लाइक दैट हम भी अपने माता पिता के क्या बन जाते हैं? क्लोन बन जाते हैं। हमारी शक्ल मम्मी जैसी हो जाती है, हमारी हरकतें पापा जैसी हो जाती है, मतलब कुछ भी शक्ल पापा जैसी हो गई, हरकतें मम्मी जैसी हो गई, कुछ भी रंग रूप मम्मी पापा जैसी हो गई, कुछ भी। तो दैट इज डिटर्मिनेशन थ्रू दी DNA। ये किसके कारण हो पा रहा है? DNA। किसके कारण हो पा रहा है? DNA। तो DNA की तो DNA में जो इंफॉर्मेशन ले रहा है, दे रहा है पापा, भैया इस बच्चे जो बच्चा होने वाला है इसकी शक्ल होनी चाहिए पापा जैसी, तो वो कौन लेकर आएगा? जीन्स। मदर पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, ठीक है। ये कैरी करके इसको देगा, ठीक है, और ये सप्लाई हो जाएगा मदर पेरेंट्स से बेटे में। क्लियर है? कौन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कॉपी करेगा? इंफॉर्मेशन कौन कैरी करेगा? जीन्स। किसको देगा? DNA। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स मदर पेरेंट्स से जो ट्रांसफर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? DNA। ये बोलेंगे, ठीक है। इसकी फंक्शनल यूनिट पूछेगा, दैट इज द आंसर, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? अब आप लोग टिश्यू जब पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने बहुत सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। परमानेंट टिश्यू पढ़ा था, है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा था, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था। प्लांट टिश्यू में हाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पढ़ चुके हम ना ये, इसलिए मैंने पूछा कि पादप ऊतक में उसकी हाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? अरे सबसे टॉप पे एपिकल मेरिस्टम जो होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? शीर्ष अस्त देवोच्चोतक। क्या कहते हैं? शीर्ष अस्त। शीर्ष मतलब शीर्ष पर है, टॉप पर है। एपिकल मतलब एयर में है ना, टॉप पर। तो एपिकल मेरिस्टम इट मींस शीर्ष अस्त देवोच्चोतक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट हाइट। पादपों की लंबाई की, पादपों मतलब पौधों की ऊंचाई लंबाई के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन सा होता है रिस्पॉन्सिबल होता है? एपिकल मेरिस्टम, शीर्षस्थ देवोच्चोतक, ठीक है। अब आते हैं जो मेन आपके में है, 4-5 तरीके के टिश्यू हम पढ़ने वाले हैं। कनेक्टिव मस्कुलर टिश्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? पहला मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज में 3 तरह के हैं। कौन कौन सा है? एक है आपका स्ट्रेट मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। कार्डियक वर्ड याद रखना फ्यूचर के लिए भी। अभी इसको लिखना है, जिसको लिखो जल्दी जल्दी लिखो। स्ट्रेट मसल, दसवीं वालों का भी नंबर आ रहा है, अभी पूछेंगे हमने से, ठीक है। जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अच्छा आप लोग बाद में लिख लेना, मैं इनको समझा दूँ। कार्डियक वर्ड जब भी आ जाता है ना, इसका हमेशा मतलब हार्ट से होगा। किससे होगा जी? हार्ट से। इट मीन्स इन लोगों ने अभी किसके बारे में पढ़ा था? हार्ट के बारे में पढ़ा था। इट मीन्स कार्डियोलॉजी पढ़ी एक तरीके से। जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जो दिल के रोग
दिल के रोग कह रहा हूँ, दिल के जो डॉक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्डियक मसल से बना होता है। हमारा हार्ट जो है, हमारा हृदय जो है, वो कौन से मसल से बना हुआ है? कार्डियक मसल से। इट मीन्स हार्ट अटैक को हम क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट हो गया, कार्डियक मसल्स रेस्ट हो गई। ठीक है, कार्डियक मसल क्या हो गई? रेस्ट हो गई, इसलिए कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, स्ट्रेट मसल्स मतलब स्ट्रेट लाइक जो हमारे शरीर में जो लंबी कोशिकाएं, लंबी ऊतक हैं, वो सब किसमें आ जाएंगे? स्ट्रेट मसल्स में आ जाएंगे। स्मूथ मसल्स में क्या आ जाएगा? गालों के और लिप्स, छोटे छोटे जो मसल्स हैं, जो आपके मुंह के जितने भी होंगे ना, वो सब किसमें आ जाएंगे? स्मूथ मसल्स में आ जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है जनरली कि हमारे जो चिक सेल होते हैं वो कौन से टिश्यू से होते हैं? हाँ, एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। हिंदी में भी शायद यही है, एपिथेलियम ही हिंदी में भी यही है ना? हाँ, नेम वही रहता है। ठीक है, अब आते हैं नर्वस टिश्यू। ये छोटा सा पॉइंट है, खत्म। इसका तो स्ट्रक्चर भी बहुत ही प्यारा सा है। करंट लगा दो इसको। याद आ गया? तांत्रिक नहीं, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिक कोशिका है ना, तांत्रिक बाबा नहीं है। इसको हम नर्व टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यही कहते हैं ना, है ना? क्या करता है? नहीं तो पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत याद होगा। इंफॉर्मेशन कैरी करता है। विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन? कुछ बिल्कुल। ऑल एक्शन और रिफ्लेक्शन आर रिसीव्ड और ट्रांसपोर्टेड बाय दीज सेल्स। इट मीन्स ये दिमाग की कोशिकाएं हैं, इसलिए दिमाग पढ़ने वालों को न्यूरोलॉजिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। बिकॉज दे स्टडी ऑफ नर्वस टिश्यू। क्या पढ़ते हैं वो? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स ये, अब देखो हाथ में गर्म लग गया तो भी कोई गर्म चीज से टच हो जाता है, ओ गर्म लग गया। ठंडा है तो भी पता चल जाता है। कोई भी कहीं भी टच हो जाए बॉडी में, है ना? इट मीन्स नर्वस टिश्यू आर कनेक्टेड टू द होल बॉडी। पूरी बॉडी में कनेक्टेड है। कहीं भी कुछ भी हो जाए हमें तुरंत बॉडी को पता चलता है, दिमाग को, कि हाँ भाई कुछ लग रहा है, कुछ असर हो रहा है, हटा लो हाथ वहाँ से, है ना? और जब कोई आदमी पी लेता है ना, अल्कोहलिक हो जाता है, तब उसका यही खराब हो जाता है ना? उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। हाथ पे लेकर हाथ पूजा करने लगता है, उसको तब फील नहीं हो रहा होता है ना, उसको क्या गर्म है क्या ठंडा है कुछ नहीं पता चलता। इट मीन्स उसका तब क्या हो जाता है? नर्वस टिश्यू तांत्रिक कोशिका क्या हो जाती है? उसकी डगमगा जाती है, कही जाती है मतलब। ठीक है, इट मीन्स इसका काम क्या है? सारे फील्स वगैरह है ना, सेंस करना, इसको हम सेंसरी भी कह सकते हो। तो सेंस, इसमें पार्ट याद कर लेना। ये डेंड्राइट है, उस पर लिखा हुआ भी है, बच्चे देख लेना। ये तो मैं ऐसे रफली बना दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है डेंड्राइट, ये वाला है, और ये इसको एक्सोन्स कहते हैं। ठीक है, ये डेंड्राइट हो गया, ये तो न्यूक्लियस ही होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस ही है, शक्ल से इसका पता चल जाता होगा। ठीक है, और ये है एक्सोन। ये मोटर है एक तरीके का, यहाँ से ये रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन। डेंड्राइट क्या करता है? रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, है ना? और एक्सोन से होता हुआ वो क्या करेगा? एंडिंग पॉइंट तक ले जाएगा। इट मीन्स ब्रेन तक पहुँचा देगा। ठीक है, और ब्रेन क्या करेगा? वो डिसाइड करेगा हाथ हटाना है या नहीं हटाना है। कभी कभार बर्फ में हम हाथ रखने में मज़ा भी आता है ना, और कभी कभार सजा भी होता है, ठंड में रख लो तो वो दिमाग डिसाइड करेगा कि रखना है नहीं रखना। दैट्स ऑल अबाउट इसका डिसीजन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आपका चैप्टर हो गया खत्म।